So today with us is Swati Sharma. She secured rank 17 in UPSC examination 2023. So she really needs a very good introduction. आप इनके मार्क्स देखिए, पेपर 3, पेपर 5, 120 plus. She secured 300 plus in optional. So it's very important कि few words we should listen from her and some important questions which has been put up by my students. I'm going to ask or we'll talk about that. Okay. So Swati, first of all, a very big congratulations to you. You secured a very good rank. So I just want to start with your optional subject, and it's very important because that was your background, right? It was your graduation subject. So you really think कि एक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होने की वजह से आपको इधर एडवांटेज मिलता है, और यूपीएससी कंप्लीटली एक नया कुछ होता है, लाइक फॉर द ऑप्शनल पार्ट पॉलिटिकल साइंस? सर, आई पर्सनली फील डिस्पाइट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने किया है, बट जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो सिलेबस भले ही सेम होता है, थोड़ा ओवरलैप करता है यूपीएससी से, बट वो राइटिंग स्टाइल और स्ट्रक्चरिंग वो थोड़ी डिफरेंट होती है यूपीएससी में। मैंने 3 साल जो अपनी कॉलेज के दौरान पढ़ा वो मुझे दोबारा से शायद रिवाइज करना पड़ा। इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी एक दो एडवांस बुक भी पढ़नी पड़ी जो मैंने अपने कॉलेज ईयर्स में नहीं पढ़ी। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस तो है। एंड राइटिंग प्रैक्टिस, लाइक एक बार आप पूरा स्टडी करने के बाद यू रीड 4-5 टाइम्स एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, और साथ में चलता है वो राइटिंग प्रैक्टिस, लाइक जो टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस है वो एंड में करते हैं, या फिर हाउ यू जस्ट राइटिंग एंड लर्निंग मैनेज करते हैं? तो मैंने पर्सनली अपना सेक्शन वाइज किया था, जैसे पेपर 1A 1B है, तो मैं जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट करते गई थी मैंने हर टॉपिक के एटलीस्ट एक PYQ पहले लिख लिए थे। तो उसका आइडिया नहीं है कि वो कितने अच्छे थे, पर मैंने एक PYQ लिख लिए थे। उसके बाद मैंने एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो उसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन डेली लिखती थी, तो वो मुझे हेल्प किया मेरे पूरे सिलेबस को एक तरफ से कवर करने में। एंड फिर फाइनली जब प्रीलिम्स हो गया था तो उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। Okay. So another most important question with you is about the trend of self preparation, right? अभी मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स दे वांट टू प्रिपेयर देमसेल्फ, वो टॉपर्स के स्पीचेस सुन के कि सेल्फ प्रिपरेशन करना है, कोचिंग जो सेंटर्स ज्वाइन नहीं करनी है, बिकॉज दे हियर समवेयर कि खुद से पढ़ने से हो जाता है। सो यू रियली थिंक कि ये जो फॉल्स मोटिवेशन मिल रहा है कि खुद से तैयारी हो जाती है, कितना एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है? सर मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे भी एग्जाम का बहुत कम आइडिया था, बट आई थिंक सेल्फ प्रिपरेशन विदाउट गाइडेंस वो एक बहुत बड़ा इशू है। हमें बुक्स पता है कौन सी पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो स्ट्रैटेजी है पढ़ने की, क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसा हो गया कि लोग सोचते हैं कि सब कुछ पढ़ना है, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। तो गाइडेंस से हमें ये हेल्प मिलती है कि एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और क्या स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं हम कि किस तरीके के क्वेश्चन शायद इस साल आ सकते हैं। तो वो एक होता है कि गाइडेंस आपको इम्पोर्टेंट है सेल्फ प्रिपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 साल जब प्रिपेयर किया, मेरे प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे CSAT का पेपर में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने CSAT के लिए एक इंस्टीट्यूट का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको लगता है आपका वीक पॉइंट है, तो आप उसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन आई थिंक कर सकते हैं। या दैट्स व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई पोर्शन वीक है तो आप उसको हेल्प ले सकते हो। सो डोंट डेलिबरेटली पुश योरसेल्फ इनटू दैट कि मुझे खुद से करना है, बिकॉज ये जर्नी ऐसी है कि इट्स नॉट अबाउट वन सब्जेक्ट। आपका कुछ वीक रहेगा, कुछ स्ट्रांग रहेगा। सो वीक पोर्शन पे काम करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड हेल्प, यू नीड सम गुड मेंटरशिप, यू नीड सम गुड कोचिंग। सो ऐसा ना हो कि आप सेल्फ के चक्कर में यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। Okay, so very next question is regarding the CSET paper. Is the paper tough था? Tough था as compared to last year, paper tough था, right? So paper tough set कर रहे हो because they want to eliminate more and more, ये तो clearly visible है ना? तो एग्जामिनेशन के हॉल में like I want to know from you because आपने वो क्लियर किया है, तो प्रेशर कैसे हैंडल किया? like it's like करते चले गए क्वेश्चंस, या यू चेंज द कंप्रेंशन को फिर मैथ्स में चेंज किया, किस तरीके से थोड़ा सा प्रोसीड किया? फर्स्ट 2 प्रीलिम्स मैंने दिया था तो उससे आइडिया लग गया था कि मतलब वो 1 डे शो है तो उस दिन पूरा अच्छे से परफॉर्म करना है।
बट इस बार जीएस के पेपर में भी पैटर्न चेंज हो गया था, तो पहला शॉक तो सुबह ही लग गया था कि मतलब पेपर स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ने वाला है। बढ़ने वाले। तो वो आइडिया आ गया था कि शायद स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। मेरे लिए जो वर्क किया था, मैं कॉम्प्रिहेंशन सारे सॉल्व करती थी, मेरी लॉजिकल रीजनिंग जो लोग कहते हैं वो अच्छी थी। मैं क्वांटिटेटिव वाला जो है वो मैं कम आंसर करती थी, एंड सेम वो वही मैंने रेप्लिकेट किया है अपने उसमें। बस ये है कि वो जो बीच के 2 घंटे होते हैं उसमें अपने को कंपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी तक हमने प्रैक्टिस किया है, जो भी फॉर्मूलाज हो या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की है सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, उसको एक बार रिवाइज कर लें उस 2 घंटे में, और आई थिंक वो काम कर जाता है। कर जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर, राइट? अभी क्या है, इट्स आल्सो आई फील इट्स अ डेंजरस काइंड ऑफ ट्रेंड फॉर द स्टूडेंट्स जो थोड़े से एवरेज है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है। उनको कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है टॉपर से कि सब कुछ मैगजीन में है तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़े। आप भी मैगजीन पे रिलाई करते थे या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? आई वांट टू आस्क, लाइक ये चीज जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को कि न्यूज़पेपर का एक रेलेवेंस है जो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लाइक रेलेवेंस ऑफ द न्यूज़पेपर इन द एग्जामिनेशन? तो फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग, जब से मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की, मतलब आई हैव रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से ये होता है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक बन जाती है। हम चीजें कि जब बाय एंड हाउ समझते हैं तो हमें वो ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि वो मेंस में भी हेल्प करता है। इनफैक्ट बहुत सारी केस स्टडीज है जो हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती हैं, जो कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मे बी एथिक्स के क्वेश्चन में ही हम यूज कर सकते हैं। एंड ये चीज मैंने की भी है। काफी एग्जाम्पल्स मैंने एथिक्स और ऐसे के लिए अपने न्यूज़पेपर से निकाल के रखे थे, और वो मेंस के टाइम पे मैंने उनको अपने आंसर्स में रेप्लिकेट करने की कोशिश भी की है जहाँ भी अवेलेबल हो सका। तो आई थिंक न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको किसी मैगजीन से पढ़ना भी है तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर शुड बी द प्राइमरी थिंग इन योर प्रिपरेशन। यस, न्यूज़पेपर को अकॉर्डिंग टू मी आल्सो यू कांट रिप्लेस दैट न्यूज़पेपर बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और मैगजीन हर कुछ कवर नहीं करती है। स्टूडेंट शुड नो दैट, है ना? एंड वेरी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है इसके बारे में, एंड डेली आई गेट 1 और 2 क्वेरीज कि सर हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज एक सोर्स नहीं है उसका डिफाइंड, राइट? बिकॉज हिस्ट्री इज समथिंग लाइक इतने 1000 ईयर्स की कहानी है और आपको वो 4-5 बुक्स का नाम दे दिया गया है। सो स्टूडेंट्स फाइंड वेरी डिफिकल्ट इसका सोर्स कहाँ पर। आपने लाइक कितना कवरेज किया था, एंड क्या रहा आपका हिस्ट्री का अटेम्प्ट, लाइक ऐसे करके कि कितना अच्छा परफॉर्म किया? सर हिस्ट्री के सोर्सेस तो वही थे, एनसीईआरटी 6 to 12 की। एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा, मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। बाकी एक जो बहुत हेल्पफुल चीज मुझे लगी जिससे मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग होने से बच गए, कि वो मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस आई थिंक मैंने इस बार ज्यादा बेटर तरीके से किया था। इनफैक्ट मैंने इस बार 19 जो उस वहां से मैंने एनालिसिस किया था, बिकॉज प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल था, तो मैं चाहती थी कि वो क्लियर हो जाए। तो हिस्ट्री के लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि कुछ थीम्स हैं जो यूपीएससी की फेवरेट हैं, वो रिपीट होते हैं। तो आई थिंक उन थीम्स को अगर हम एक बार स्पेसिफाई कर लें तो इतना हमारा हो जाता है कि हम 60-40 के रेशियो में आ जाते हैं कि हमारा हिस्ट्री क्वेश्चन सही हो जाए। एंड रेलेवेंस ऑफ एनसीईआरटीज एनी मोर रह गया इस एग्जाम में, या कितना रह गया? लाइक सब्जेक्ट वाइज आप देखो, अगर हिस्ट्री का तो टुडे आल्सो आई फील हिस्ट्री का एक रेलेवेंस तो है एनसीईआरटी। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनसीईआरटी को लाइक एक इम्पोर्टेंस रह गया उनका भी? आपने किया था तैयारी, एनसीईआरटी पढ़ी थी पूरी? सर सारी सब्जेक्ट्स की स्क्रैच फ्रॉम 6 तो नहीं पढ़ी थी, बट मैंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की 9th, 10th, 11th, 12th की थी। पॉलिटी की मैंने एनसीईआरटी सिर्फ 11th, 12th की थी। बट आई थिंक एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड कंटेंट है, तो एक स्टैंडर्ड बुक या एक स्टैंडर्ड सोर्स से ज्यादा लग जाता है। तो एक डायरेक्शन मिल जाती है कि क्या टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर एनसीईआरटी में लिमिटेड है तो उसको थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए हमें दूसरे सोर्सेस को रेफर करने की जरूरत पड़ती है। यस, सो एनसीईआरटी रेलेवेंट है आपके लिए, बट इट्स नॉट द ओनली बुक व्हिच यू शुड टोटली डिपेंड ऑन। आपको थोड़ा सा जाना है। इट्स वी कैन से लाइक अगर आप इंडिया का मैप बना रहे हो, दैट इज द आउटर लाइन ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन। उसके अंदर का जो फीलिंग है, यू हैव टू रीड द एडवांस बुक, और आपको उससे करना पड़ता है। एक आइडियल टाइम फ्रेम, जैसे आपने कहा कि ये साल नहीं होता तो मैं क्विट कर जाता, है ना?
ये पेशेंस लेवल जो होता है यूपीएससी एग्जाम में, आपके हिसाब से कितना एग्जाम देना चाहिए? लाइक एक टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए एग्जाम का? हाँ, इतने साल आप दो, उसके बाद यू शुड लुक फॉर समथिंग एल्स, और 7 साल 8 साल तक लगे रहना चाहिए इस एग्जाम के लिए। आपका क्या व्यू पॉइंट है इसमें? सर इस अटेम्प्ट में नहीं होता तो मैं 1 साल का ब्रेक लेती, उसके बाद शायद कुछ एक्स्ट्रा ज्वाइन करने का मैंने सोचा था, या फिर शायद मैं स्टेट सर्विसेज की तरफ स्विच करती। ओके, बट इट इज this was your third attempt. यस सर। Okay. In the very first 2 attempts, you were not able to clear prelims examination. नो सर। इस साल आपने सब कुछ किया, राइट? वेरी गुड। सो सो आपका अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? 3-4 साल के बाद क्विट करना चाहिए? नहीं, क्विट नहीं, अगर आपने ड्रीम देखा तो आई थिंक उसको फुलफिल तो करना चाहिए, पर एक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए आपको कि आप इस रेस में कहाँ तक रेलेवेंस रख रहे हैं। अगर आपका बार बार मेंस नहीं हो रहा है या फिर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, किस स्टेज पे भी आप आके रुक रहे हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें, या तो आपको ये प्लान बी के साथ प्रेपरेशन मतलब इट्स देयर ओन चॉइस कि वो स्टार्ट कर सकते। So last question for today is like कि prelims का strategy जो है ना, because आपने भी कहा कि 2 साल prelims नहीं हुआ है ना, तो what should be practice कब से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? prelims के लिए कैसे तैयारी रखनी चाहिए so that prelims थोड़ा सा easy बन जाए एंड आते आते, है ना? because I feel prelims के लिए important is practice, learning तो चल रही है सबकी, है ना? तो प्रीलिम्स की एक प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? सर पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है कि मुझे भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती थी। इसमें इशू ये आता है कि हम कभी कभी क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, या क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम किसी और सेंस में ले लेते हैं। हाँ। कभी कभी हम करेक्ट इनकरेक्ट मिस कर जाते हैं, या फिर एलिमिनेशन वाली जो चीज है वो बहुत जल्दी नहीं आती है। तो ये थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास भी ये डिफरेंस था कि मैंने इस बार बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे और काफी पहले से सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो वो चीज हम कर सकते हैं कि इफ नॉट फ्रॉम डे 1, एटलीस्ट 1 महीने के बाद हम सेक्शनल या फिर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना स्टार्ट बेसिक टेस्ट कर सकते हैं स्टार्ट, सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आपको चिल्ला के कहता हूँ, एंड ऑलवेज आई टेल माय स्टूडेंट्स कि आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बिगनिंग से करो, बेसिक्स खत्म करो। आप दिसंबर में जाके जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हो, दैट इज नॉट द स्ट्रैटेजी। बिल्कुल वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन जाके दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हो। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1। और देखो, इन्होंने भी यही किया। दिस ईयर शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फ्रॉम वेरी अर्ली, लाइक जून जुलाई से स्टार्ट किया, एंड ग्रेजुअली शी बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? तो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू एज शी मेंशन्ड, पीवाईक्यू करो, फिर रीड केयरफुली एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तभी जाके वो डर है क्वेश्चन का, वो निकालना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू so much for your sharing all the important points, and yes, we wish you all the best for the future, and thank you so much. Thank you.